हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक नई वैकेंसीज के बारे में। ये वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ की वैकेंसी है। एसएससी ने इसका नोटिस निकाल दिया है। तो आइए देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 16 जुलाई। 16 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है। तो एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और इसका जो सैलरी है वो है 35,400 से 1,12,000 तक का पैकेज है। और इसी के साथ जो अगर आप दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट मानी जाती है और ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम ही है जैसे ऊपर वाली पोस्ट का था, 35,400 से लेके 1,12,000 के बीच में। अब इसमें देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज जो आई है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी है एसआई की, उसमें जो मेल वाला पार्ट है उसकी जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज 91। अब इसको ब्रेक किया हुआ है, जनरल कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी, ओबीसी, एसटी, इन सब कितनी हिसाब से। और जो फीमेल के लिए वैकेंसीज है वो 78 है। और ऐसे ही ब्रेक किया हुआ है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और देखते हैं सीएपीएफ के अंदर क्या क्या वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से फोर्सेस आती हैं। सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। तो ये जो पांचों फोर्सेस है इन सब का यहाँ पे दिया हुआ है टोटल जो लिस्ट है। यहाँ पे जो सीआरपीएफ के अंदर जो है 1,000 से ऊपर वैकेंसीज है, 1072। बीएसएफ 244 वैकेंसीज है, आईटीबीपी 43, सीआईएसएफ 20, एसएसबी 16 वैकेंसीज है। तो ये इस तरह की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। आप तो अब और आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म में आपसे प्रेफरेंस मांगता है कि मान लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपकी एक रैंक आएगी। उस रैंक के बेसिस पे क्या होता है, आपने जब फॉर्म भरा होता है तो आप उसमें प्रेफरेंस भरते हैं कि मान लीजिए मेरी पहली प्रेफरेंस आईटीबीपी, नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरी बीएसएफ। अगर मेरा बीएसएफ के रैंक नहीं आता तो मुझे सीआरपीएफ दीजिएगा। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिलती है। और एक बार अगर आप प्रेफरेंस भर देंगे तो वो दोबारा बदल नहीं पाएगी। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इसका अच्छे से जांच कर लेना, ठीक से देख लेना कि क्या प्रेफरेंस भरनी है, क्या कौन सी चीज़ आपको पहले सूट करती है। तो उस बेसिस पे अपना फॉर्म आप भरिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे मुझे आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो, अभी नहीं, फ्यूचर में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को लेके, या कोई भी आप अगर आप आपको कोई क्वेरी जाननी है किसी भी चीज़ के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सॉरी, आप हम कॉल कर सकते हैं। आप हमें आप पे हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें क्वेरी लिखिए। हम आपका ज़रूर इसमें कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं उसको रेक्टिफाई कर सके। तो चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। तो ये टोटल वैकेंसीज हमने देखी। सो टोटल वैकेंसीज आई है 1395 टोटल वैकेंसीज हैं। और अगर आप सीएपीएफ के अंदर एसआई बनते हैं तो आप लायबल होंगे कहीं भी इंडिया में काम करने के लिए, यानी आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अलावा। तो ये क्योंकि फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा जो मेन पॉइंट्स है वही सारे बताऊँ। पूरा फॉर्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म है, लेकिन मेन पॉइंट्स इतना ज़रूर कर लेंगे कि जो मेन पॉइंट्स एटलीस्ट आपको जानने चाहिए फॉर्म बनने से पहले, वो हम ज़रूर देख लेंगे इसके अंदर। जो अब देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो है इसके अंदर वो है 20 to 25 ईयर्स की एज लिमिट है, 20 से 25 साल की। और आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1996 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2001 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। यानी आपका बर्थ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन्हीं डेट्स के बीच में लाई करना चाहिए, इनके बीच में लाई करना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये जो एज लिमिट है ये बेसिकली जनरल कैटेगरी के मैं बेसिस पे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो जाहिर सी बात है आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसी में। और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, जैसा कि हर दूसरे एग्ज़ाम में होता है। अब हम आते हैं इसके अंदर
हाँ, इसमें अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं दिल्ली पुलिस के, और मीन्स मान लीजिए अभी आप ऑलरेडी कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे एज लिमिट है, अलग से दी हुई है। तो उसमें आप यहाँ पे देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ और मेन पॉइंट्स। बस मेरा इसमें एक और रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से जांच कर लो अच्छे से कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है। अब देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो चाहिए बैचलर्स डिग्री सभी पोस्ट के लिए, यानी चाहे आप CAPF का एग्ज़ाम दो या दिल्ली पुलिस का दो, आपको बस बैचलर डिग्री चाहिए और कोई भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास डिग्री हो, सेकंड क्लास डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो चलेगा, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके हाथ में, दैट्स इट। तो ये हमने देखा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या है, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसकी जो एग्ज़ाम फीस है वो बेसिकली है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ आपको पे करने हैं इसके लिए। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी से, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स में हैं, उनको भी कोई फीस नहीं देनी। यानी सारे की सारी वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं देनी। और आप SC ST से बिलोंग करते हैं तब भी आपको कोई फीस नहीं देनी। लेकिन जनरल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए सबको फीस देनी है जी। तो अब मैं आप इसको थोड़ा सा आगे जल्दी मूव करता हूँ, जो मेन पॉइंट्स, ताकि हम डिस्कस कर सकें। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है बस वही बताऊँगा इस समय। बाकी आपको कोई डाउट होता मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। हाँ, अब देखो हम देखते हैं आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम में क्या है, देखो आपका ना सबसे पहले एक पेपर 1 होगा। पेपर 1 जब आपका क्लियर हो जाएगा, तो सॉरी पेपर 1 के बाद तब आपका होगा फिजिकल टेस्ट। इसको फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, PST और PET बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपको पेपर 2 में बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर होगा, ये इसे क्वालिफाई करना होता है आपको, इसके कोई मार्क्स वगैरह ऐसा जुड़ते नहीं, इसे क्वालिफाई होता है। पेपर 1 के मार्क्स जरूर जुड़ते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट के मार्क्स नहीं मतलब मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन आपको उसमें पास करना होता है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जब पास हो जाते हो तो फिर आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स मिला के क्या होता है, आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है और फिर आपका मेडिकल एग्जाम होता है। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस है। अब देखते हैं पेपर 1। हाँ देखो ये आ गया पेपर 1 का, यानी आपके सिलेबस लिखा हुआ है। पेपर 1 आपका होगा 29 सितंबर को से लेके 5 अक्टूबर के बीच में, कभी भी आपका डेट हो सकती है। यानी इस डेट में आपका पेपर होगा, पेपर 1, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है SSC के। और ये आपका 2 घंटे का पेपर है। और पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है। ये आपका 200 मार्क्स का पेपर है, ये भी 2 घंटे का ही है। और दोनों के दोनों पेपर जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और इन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है बस। लेकिन पेपर 2 में आप तभी बैठ पाओगे कि पेपर 1 होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। वो फिजिकल टेस्ट क्लियर होगा तभी आप पेपर 2 में कर सकते हैं अप्लाई, वरना आप नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप NCC के सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है इन पेपर्स में, आपको बोनस नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इसके अंदर। आपको अगर आप आपको ये बोनस नंबर मिल जाते हैं। अगर आपका C सर्टिफिकेट है NCC का, 10 मार्क्स मिलते हैं, B है तो 6 मार्क्स मिलते हैं, A सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको एक्स्ट्रा। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है NCC वालों के लिए इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक नंबर माइंड रखता है, और यहाँ आपको बोनस नंबर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए एडवांटेज है जिनके पास भी NCC का सर्टिफिकेट है। तो ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस कॉमन ही है जैसा बाकी SSC एग्जाम्स में आता है। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, अब देखते हैं फिजिकल टेस्ट जो होगा, जो कि पेपर 1 के बाद होगा। फिजिकल टेस्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिकल टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट इतनी होनी चाहिए, और ये इनके चेस्ट की साइज़ दिया हुआ है। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं इन जगहों से, तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। बाकी SC ST के लिए हाइट की अगेन छूट है जी,
सॉरी ST वालों के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी फीमेल के लिए 157 होगी और मेल के लिए 170 होगी। और अगर आप वही ST है फीमेल के अंदर तो अगेन आपकी हाइट ये चाहिए होती। तो ये आप ये चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आते हैं। इन सब में आपको ये रेस करनी होती है, आपकी रेस होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट होता है, और आपको इन सब टाइम लिमिट के अंदर ये पूरा करना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो बस। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ये आपका ये टेस्ट होगा PET वाला और PST वाला फिजिकल टेस्ट, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही फीमेल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सारा, ठीक है, जो भी है। तो ये देखिए लेट्स से हियर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ उसने कि PST और जो PET का एग्ज़ाम था, यानी जो फिजिकल एग्ज़ाम है, फिजिकल टेस्ट जो होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, बस ये क्वालिफाई होता है, यानी इसके मार्क्स को जुड़ते ही नहीं है। और ये होने के बाद फिर आपका पेपर 2 होता है, जो हमने देखा था, जिसमें इंग्लिश वगैरह आएगी आपकी। उसके बाद अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका हो जाएगा, दोनों क्लियर, उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्ज़ाम। ये आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके आई टेस्ट वगैरह सब चेक होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा ठीक से। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए इनको। बाकी कोई भी डाउट आता है मुझे आप कमेंट बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेरी भेज दीजिएगा। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे के सारे डाउट्स को रेक्टिफाई कर सकूँ। और ये टैटू का सिस्टम इन्होंने यहाँ बता रखा है कि अगर आपके पास टैटू है, जो आपको, अगर आपके बॉडी पे कोई टैटू है जो कि रिलीजियस सिंबल को दिखा रहा है, फिगर को दिखा रहा है, ठीक है, तो वो परमिटेड होता है इसके अंदर। लेकिन रिलीजियस सिंबल की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी आप लिखा कह जाइए। यहाँ पे साइज़ होना चाहिए उस टैटू का इतना, यहाँ पे मैंने बता दिया ये साइज़ होना चाहिए इसका यहाँ पे इतना। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसमें एग्जैक्टली आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये हमने कुछ अभी देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी देखी, ये देखी हमने, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपको। हमने देखा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, वो हमने देख लिया इसके अंदर सारा का सारा। तो जो भी मेन चीज़ें थी हमने यहाँ पे देख ली हैं आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, ये देखिए, एक इस पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए। जो आप पेपर 1 दे के आओगे ना, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होंगे। मतलब इतने तो आने आने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो होना ही चाहिए कि जर्नल का जो पर्सन है उसको 30% नंबर तो लेके आने ही आने हैं। OBC EWS को भी इतने ही लेके आने, 25% लेके आने हैं, और बाकी SC ST वालों को 20% लेके आने हैं। यानी इससे अगर कम नंबर है तो वो तो आप वैसे ही नहीं हो पाओगे पेपर क्लियर, लेकिन इतने तो मिनिमम एक होता है ना, जैसे मिनिमम कट ऑफ होता है पेपर के अंदर, ये इतना है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम इतना होना ही चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन पेपर 1, जैसे जो आपकी पेपर 1 की परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी होता है, बट क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। और अगर जब आपका पेपर ये फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तभी आप पेपर 2 में अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। और फिर आपके पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स, फिर आपका पेपर 2 के मार्क्स दोनों मिला के जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद जो आपका फाइनल स्कोर बनता है, वो आपका मेन रैंक डिसाइड, वही आपका सारा का सारा रैंक लेके आता है डिसाइड। उसी के बेसिस पे आपकी रैंक आती है, और ये रैंक उसके बेसिस पे आएगी आपकी, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो ये देखिए, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जब आपका डॉक्यूमेंट, और फिर फाइनल क्या होगा, सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी चीज़ के लिए कंसिडर करना है, इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। तो और ये जो प्रेफरेंस जो होती है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भरिएगा, जो भी आपको सूट करती है, बहुत ध्यान से भरनी है आपको उसके बाद, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली है यार। बाकी मुझे लगता है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए आपको। हमने फीस का पॉइंट्स देख लिया, हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, टोटल वैकेंसीज देख ली, क्वालिफिकेशन देख ली,
लास्ट डेट देख लीजिए, जो जो मेन पॉइंट्स चाहिए इसके लिए। हाँ, इसका जो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, एसएससी की वेबसाइट में जाना, SSC डॉट, ठीक है, .nic.in होगा या .gov.in होगा, वहाँ पे आप जाइए एसएससी की वेबसाइट में, ये फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होगा और वहीं पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, आप जाके भर सकते हो उस फॉर्म को। कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कुछ भी पॉइंट में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्वेरी भेजना अपनी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को जितना हो सके रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोग इसी तरह की वीडियोस लेके आते हैं अपने चैनल के ऊपर। ये वीडियोस होती हैं लेटेस्ट जॉब्स की, वो जॉब्स हो सकती हैं सारी की सारी, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, प्राइवेट जॉब्स हो गई, उन सब की वीडियोस लेके आते हैं और लेटेस्ट एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो जितनी एग्जाम्स और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पे आती है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। कोविड-19 के टाइम पे अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।